हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और कल आपको मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, एग्रीकल्चर का जो पेपर था उसका सॉल्व करवाया था, जो वीट में से क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका अभी तक एक भी बच्चे का उसमें कमेंट्स नहीं आया कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। कमेंट्स नहीं आए, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने या तो पेपर पे ध्यान नहीं दिया और या फिर आपको पेपर सोल्व नहीं हो पाया या आप पढ़ते नहीं हो। अगर इस प्रकार से तैयारी करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन जमाना है और आप सपना रखते हैं आईसीआर बीएचयू। जेड तो बिल्कुल थर्ड क्लास का एग्जाम है, लेकिन जो आईसीआर बीएचयू हाई लेवल का कंपटीशन है, इसमें जो स्टूडेंट मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करेगा, वो ही एग्जाम फाइट कर पाएगा, अन्यथा सपने ही रह जाएंगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, किस किस स्टूडेंट के कितने नेगेटिव में गए हैं। दूसरी बात यह है कि आज से ये जो क्लासेज है वो आपके रामेश्वरम लाइव क्लासेज के एप्लीकेशन है, उसमें आपको शो होगी, बाकी के अंदर शो नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप उस स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहे हैं, मोबाइल नंबर, उस पर कांटेक्ट कर लें और बात कर लें जिस चीज़ को प्रॉब्लम हो। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें सभी बच्चे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में कल मैंने आपको जो पेपर सॉल्व कराने के बाद में आपको 2, 4, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। वो उसके अंदर एक मेरी मिस्टेक रही थी, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उसके बारे में एक बच्चे ने मुझे अवगत कराया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि कम से कम उसने ये ध्यान तो दिया कि मैंने कहां पे भूल की है। बाकी बच्चों का कोई कमेंट्स नहीं आया। मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी वो मैं बोर्ड पे भी समझा रहा हूं आपको। मैंने आपको गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुआ खाद के अंदर एनपीके का रेशो बताया था। उसके अंदर जो गोबर खाद का रेशो था वो मैंने वर्मी कंपोस्ट में बता दिया, और जो वर्मी कंपोस्ट का रेशो था वो मैंने गोबर खाद में बता दिया। गलती से मिस्टेक हो गई थी, इसको सुधार के मैं आपको आज बता रहा हूं कि गोबर खाद गोबर खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है? तो बेटा एनपीके आपको मैंने बताया कि आधा पाव आधा, आधा पाव आधा, ट्रिक बताइए, आधा पाव आधा वो किसकी है? गोबर खाद की है। आधा पाव आधा का मतलब है 0.5, 0.25 और 0.5, यानी आधा पाव आधा, आधा पाव आधा, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये है किसकी? गोबर खाद की है, गोबर खाद की है, आधा पाव आधा। तो बेटा इस बात का ध्यान रखें कि आधा पाव आधा जो ट्रिक है वो गोबर खाद की, आपको याद रखना चाहिए कि आधा पाव आधा। इसका मतलब आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि जो दूध है, गोबर मतलब पशुओं से प्राप्त होता है, तो जो दूध है वो कोई आधा किलो लेके जाता है, कोई 1 पाव लेके जाता है। तो यहां से लॉजिक लगा के रखना है कि आधा पाव आधा किसका है? दूध वाला। दूध वाला मतलब गोबर। तो गोबर खाद के अंदर एनपीके की मात्रा हो गई आधा पाव आधा। और वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बेटा वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो एनपीके है, एनपीके की मात्रा है, ये आपकी कितनी है? 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2, 2.5 से 3, 1.5 से 2 और 1.5 से 2। वर्मी कंपोस्ट में कितनी है? 2.5 से 3, 1.5 से 2, 1.5 से 2, ये वर्मी कंपोस्ट की है। और गोबर खाद की है आधा पाव आधा। ठीक है, इसमें कल मेरे से मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए समझ आता हूं, और आप इसको दोबारा नोट कर ले और याद रख ले। बिल्कुल आईसीआर की साइट से अपलोड है, बिल्कुल जो डाटा है कंफर्म डाटा है। आपको बुक्स के अंदर अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल राइट डाटा है दोनों, और याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने वीट कल कंप्लीट करवा दी थी, उसका टेस्ट भी हो चुका है। आप लोगों ने कितना मार्क्स लेके हैं इसका अभी हमें पता नहीं चला, क्योंकि आप लोगों को कमेंट्स नहीं आया। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं राइस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मेजर क्रॉप है। दोनों जो क्रॉप है इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही है। राइस, राइस, राइस को बेटा और क्या बोलते हैं? पेडी बोलते हैं, पेडी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? धान बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? चावल। तो ये इसके नाम हो गए, राइस, पेडी, धान, चावल। इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल इंफॉर्मेशन है वो अवगत करवा रहा हूं कि जर्नल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो बेटा सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ये इसका बॉटनिकल नेम है धान का। इसके बाद में इसकी फैमिली, फैमिली यानी इसका कुल परिवार, ये कौन सा है? तो ये है बेटा ग्रेमिनी या पोएसी। कौन सा है? ग्रेमिनी, इसको पोएसी भी बोलते हैं। इस बात पे एक पे ध्यान दे कि जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है, कौन सी क्रॉप? सीरियल्स, सीरियल्स क्रॉप है। सीरियल्स क्रॉप बोले तो अनाज वाली फसलें, सभी अनाज वाली फसलों का जो फैमिली है, कुल है, वो पोएसी या ग्रेमिनी होगा। क्या होगा? पोएसी, ग्रेमिनी। जैसे सीरियल्स क्रॉप के अंदर जवार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, ये सारी जो फसलें हैं सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत आती है, अनाज वाली फसल है, खाद्यान्न फसल बोलते हैं। इनका जो फैमिली है वो पोएसी या ग्रेमिनी होगा। और जो दाल वाली फसलें, पल्सेस क्रॉप है, दाल वाली जैसे मूंग है, चना है, मोट है, ये जो दाल वाली उड़द, इनकी जो जितनी भी फैमिली है सबकी, वो आपकी कौन सी होगी? लेग्यूमिनेसी होगी। कौन सी होगी? लेग्यूमिनेसी। लेकिन अभी अपन सीरियल्स क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारी सीरियल्स क्रॉप की जो फैमिली है वो ग्रेमिनी या पोएसी होगी। इसके बाद में बेटा इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन ऑफ पैलेस, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा या भारत बर्मा ही बोलते हैं, भारत बर्मा। और या इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको वीट के अंदर भी याद करवाया था। वीट का जो ओरिजिनल प्लेस था वो था साउथ वेस्ट एशिया। क्या था? साउथ वेस्ट एशिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो है वीट का, वीट का। लेकिन इसके अंदर आपको डब्ल्यू की जगह यहां पे ई करना है। ई करने से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया। याद रखना दोनों का एक साथ ही है, थोड़ा सा फर्क है। तो साउथ ईस्ट एशिया, बेटा साउथ ईस्ट एशिया को याद रखने के लिए इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो है सी। क्या बोलते हैं? सी। सी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र का मतलब है कि पानी से भरा हुआ स्थान। तो पानी से जहां पे भरा हुआ स्थान की बात आती है तो इससे लॉजिक है कि जो पानी धान के अंदर, जो धान की फसल है पानी से भरी रहती है। तो धान की जो पानी भरी रहती है, इसका मतलब आप लॉजिक लगा के चलना है कि सी का मतलब पानी, समुद्र, समुद्र का मतलब पानी, तो धान की फसल पानी से भरी रहती है, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा होगा? साउथ ईस्ट एशिया। यहां तक स्क्रीनशॉट ले ले, ऊपर करवा रहा हूं। अब बात आती है इसके क्रोमोसोम नंबर की, गुणसूत्र संख्या। भाई क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? गुणसूत्र संख्या जो है वो कितनी है राइस की? यहां पे लिख देता हूं, राइस टॉपिक आपका। अब है गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 24। कितना है? 2n बराबर 24 गुणसूत्र संख्या है राइस की। तो राइस के बारे में मैंने आपको 4-5 बातें बताई है। नंबर 1 तो इसको क्या क्या बोलते हैं? राइस, पेडी, धान और चावल। इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा, फैमिली है पोएसी ग्रेमिनी, और इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा या इंडो बर्मा या भारत इंडो। इसके बाद में इसका जो गुणसूत्र संख्या है वो आप 24
24। अब बात आती है इसमें प्रोटीन की। प्रोटीन कितनी होती है, कितनी % प्रोटीन होती है? तो बेटा इसमें जो प्रोटीन है वो दो प्रकार से होती है, दो प्रकार के चावल होते हैं। एक तो होते हैं सफेद चावल, सफेद चावल, और दूसरा होता है भूरा चावल। एक तो होता है आपका सफेद चावल और दूसरा होता है भूरा चावल। जो सफेद चावल है इसके अंदर प्रोटीन होती है 6 से 7%, 6 से 7%। और जो भूरा चावल है ब्राउन, इसके अंदर प्रोटीन होती है 7.8%। सफेद चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 6 से 7%, और भूरा चावल में प्रोटीन की मात्रा होती है 7 से 8%। अब इन दोनों की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इन दोनों की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ओराइजिन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है ओराइजिन कि धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि धान की प्रोटीन को ओराइजिन कहते हैं, ओराइजिन। इसके बाद में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो आपकी 70%। धान के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 70%। इसके बाद में इसमें वसा की मात्रा, वसा यानी फेट, जो वसा की मात्रा है वो इसमें होती है 2 से 2.5%। कितनी? 2 से 2.5% वसा की मात्रा किसमें? धान के अंदर। तो इसमें जो प्रोटीन है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सफेद चावल, दूसरा भूरा चावल। सफेद चावल के अंदर 6 से 7% प्रोटीन होती है और भूरे चावल के अंदर प्रोटीन कितनी होती है? 7.8%। इस चावल की प्रोटीन को क्या कहते हैं? ओराइजिन कहते हैं। उसके बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% होती है, और उसके बाद में इसके अंदर आपका जो फैट है वसा, उसकी मात्रा होती है 2 से 2.5%। ठीक है। अब इसके बाद में बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात करते हैं अपन इसके एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कितने क्षेत्रफल में ये खेती होती है और सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है। ठीक है, तो ध्यान दे, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसका? एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विस्तार, फैलाव। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अपन बात कर रहे हैं बेटा वर्ल्ड की। सबसे पहले बात कर रहे हैं विश्व यानी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एरिया की, कि एरिया के अंदर सबसे जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? एरिया के अंदर जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड की बात की है, तो वर्ल्ड के अंदर एरिया के अंदर क्षेत्रफल सबसे अधिक है इंडिया। इसके बाद में इंडिया के बाद में ये बेटा जो आपको सिग्नल मिल रहा है, निशान दिया है, ये किसका है? लेस देन और ग्रेटर देन। आप समझते हैं, लेस देन मतलब कम, ग्रेटर देन मतलब अधिक। तो इंडिया के बाद में कौन आता है? चाइना। और इसके बाद में कौन आता है? इंडो बर्मा। सॉरी, इंडोनेशिया। ये तो एरिया की बात हो गई कि एरिया के अंदर सबसे अधिक एरिया में कहां कल्टीवेशन होती है, तो इंडिया के अंदर। उसके बाद में चाइना के अंदर, उसके बाद में इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद में आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। उत्पादन की बात कर रहे हैं तो उत्पादन के अंदर ये उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब चाइना, उसके बाद में इंडिया और इसके बाद में इंडोनेशिया। अब इसके बाद में है प्रोडक्टिविटी। मतलब उत्पादकता। यह है उत्पादकता प्रति
हेक्टर उत्पादकता की बात की है, हेक्टर की, यह उत्पादन और यह है क्षेत्रफल, ठीक है हिंदी में। तो प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की बात की है कि प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक कहां होती है, तो उत्पादकता सबसे अधिक होती है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जापान, जापान में, जापान के बाद में आपका चाइना, चाइना सबसे अधिक कहां होती है, जापान के अंदर, उसके बाद में आता है आपका चाइना। ये तो बात हो गई पूरे विश्व की। अब बात करते हैं भारत की कि इन इंडिया, अब इंडिया की बात यह है कि इंडिया के अंदर सबसे अधिक इसका जो एरिया वो कहां पे है, उसके बाद में जो उत्पादकता है, उत्पादन है वो सबसे अधिक कहां होता है, उसके बाद में जो उत्पादकता है प्रोडक्टिविटी वो सबसे अधिक कहां होती है। तो बेटा इंडिया के अंदर नंबर 1 पर आता है आपका एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया के अंदर आपका सबसे अग्रणी राज्य हुआ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में आपका यूपी, और यूपी के बाद में आपका बिहार, बिहार, उसके बाद में है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन के अंदर भी सबसे अग्रणी राज्य है वो आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में आपका यूपी, यूपी, यूपी के बाद में आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता के अंदर अग्रणी राज्य है वो है पंजाब, कौन सा है, पंजाब, पंजाब। बेटा मैंने आपको गेहूं के अंदर भी बताया था कि अगर ज्यादातर मोस्टली उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब राज्य अग्रणी है। क्यों है कि वहां पे किसानों के पास में जो खेत का आकार है, जोत है, वो तो बहुत कम है। वहां पे प्रति आदमी की बात करें, एक आदमी पे खेती की बात करें तो वहां पे 2-4 बीघे के अंदर एक आदमी को जमीन आती है। जबकि राजस्थान की बात करें या पूरे भारत में दूसरी जगह की बात करें तो राजस्थान में बात करें जैसे आपका जैसलमेर एरिया है, मोहनगढ़ एरिया है, तो उसके अंदर तो एक एक किसान को 2-2 हजार हेक्टर जमीन भी आती है। लेकिन अगर उत्पादकता की बात कर लें तो जितना पंजाब के अंदर एक बीघे के अंदर, 1 हेक्टर के अंदर उत्पादन होता है, उतना राजस्थान के अंदर 2000 हेक्टर में उत्पादन नहीं होता। तो सबसे अधिक उत्पादकता की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना कि पंजाब भी अग्रणी राज्य है, ठीक है। अब मैंने आपको पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का बताया, तो इस पर ध्यान दें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विश्व के अंदर क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य कौन सा है। अग्रणी राज्य पूछे क्षेत्रफल में तो आपका विश्व की बात करें तो कौन सा है, भारत है। अग्रणी देश कौन सा है, भारत है। पूरे विश्व की बात करें तब अगर वो पूरे विश्व की प्रोडक्शन की बात करें कि विश्व के अंदर सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, धान का, तो कहां होता है, चाइना के अंदर होता है। उसका अपोजिट हो जाएगा इंडिया का, कहां होगा, चाइना के अंदर होगा। कई बार बड़ा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूरे विश्व के अंदर धान का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के बाद में दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान किसका है, इंडिया का है। यह भी ध्यान रखना है, सीरियल ध्यान रखना है कि चाइना के बाद दूसरा स्थान कौन सा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं घुमा के कि पहला स्थान आपको पता, दूसरा स्थान कौन सा, या तीसरा स्थान पूछ लेते हैं कि तीसरा स्थान कौन सा, तो आपको बताना चाहिए इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। अब बात आती है भारत की, तो भारत के अगर वो क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, तो वेस्ट बंगाल है। और सबसे अधिक एरिया, क्षेत्रफल की बात कर ले कि यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, तब भी क्या है, वेस्ट बंगाल है। और दूसरा नंबर की बात करें तो दोनों के अंदर यूपी है, दोनों में यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और अगर वो प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की, तो उत्पादकता के अंदर कौन सा है, पंजाब अग्रणी राज्य है। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले।
अब बेटा एक क्वेश्चन इसका एक मैं बता रहा हूं कि पूरे विश्व के अंदर जो सबसे अधिक क्षेत्रफल के अंदर कौन सा आ रहा है, भारत आ रहा है। तो इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कितने % क्षेत्रफल में खेती होती है, तो पूरे विश्व का धान के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया में देश कौन सा है, भारत है, भारत है। अब भारत में कितना होता है, 44 मिलियन हेक्टर, कितना होता है, 44 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल के अंदर इसकी खेती की जाती है। यानी टोटल भारत का जो कल्टीवेशन एरिया है, जहां पे खेती की जाती है, वो एरिया कितना है, 100 मिलियन हेक्टर है। 100 मिलियन हेक्टर में से ओनली 44 मिलियन हेक्टर जो ओनली भारत के अंदर ही इसकी खेती की जाती है, किसकी, आपके धान की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूं कि 1 किलो धान उत्पादन करने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक केजी या 1 किलोग्राम धान उत्पादन करने में कितने एक केजी धान उत्पादन करने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बेटा 1 किलोग्राम अगर आपको धान उत्पादन करना है तो आपको 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितना, 5000 लीटर, 5000 लीटर। अब आप इसका अंदाजा लगा लो कि अगर किसान को 1 किलोग्राम धान उत्पादन करना है, 1 किलोग्राम अगर धान उत्पादन करेगा तो उसको कितने पानी की आवश्यकता होगी, 5000 लीटर। और जबकि अन्य सीरियस फसल, अनाज वाली फसल, क्रॉप, जबकि अन्य सीरियस क्रॉप में 1 केजी अनाज उत्पादन करने में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ओनली फॉर 400 से 500, कितना, 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बेटा अगर किसान को धान उत्पादन करना है, 1 किलोग्राम धान अगर उत्पादन करेगा तो उसको 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। जबकि अन्य दूसरी फसलें जो अनाज वाली फसलें दूसरी है, जैसे आपका ज्वार बाजरा मक्का, उसको अगर 1 किलोग्राम अनाज उत्पादन करना है तो किसान को 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि धान की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा है, 10 गुना है, उसका 10 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसकी जलमांग की बात कर लें कि जलमांग कितनी होती है। धान की जलमांग मतलब वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 900 से 2500 मिलीमीटर, 900 से 2500 मिलीमीटर जो धान की फसल है उसमें अंदर जल की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये आपके जर्नल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज पूछ लेते हैं। ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो बच्चा आईसीआर या बीएचयू की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा इंडिया लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन सारे अच्छे से याद करें, फोकस करें उन क्वेश्चनों पे, क्योंकि जो आईसीआर का एग्जाम है, सीपीएटी बोलते हैं उसको, सीपीएटी सेंटर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं आईसीआर को।
ठीक है, और इंडियन एग्रीकल्चर काउंसलिंग के नाम से जानते हैं, रिसर्च काउंसलिंग। तो इसमें बेटा क्या होता है कि आपसे इंडिया लेवल के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीआर और बीएचयू का, ठीक है, क्योंकि मैं भी आईसीआर का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी जनरल कैटेगरी में 619वीं रैंक थी आईसीआर में। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूसरे बात करवा रहा हूं राइस से रिलेटेड, कि राइस का जो फल है, धान के फल या दाना या सीड, इसको क्या कहते हैं? धान के जो फल है, दाना है, सीड है, इसको क्या कहते हैं? इसके फल, दाने, सीड को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेनिकल। पेनिकल। जबकि इससे पहले मैंने आपको गेहूं पढ़ाया था, गेहूं के अंदर उसके जो सीड है, फल है, दाने को उसको कहते हैं ईयर, हेड या स्पाइक, जबकि इसमें क्या कहते हैं? पेनिकल्स। अब बड़ा बात आती है कि धान है, उसको कितने पीएच मृदा पे अंदर खेती की जा सकती है? पीएच की बात कर रहा हूं धान के अंदर। तो पीएच के अंदर जो धान की फसल है उसके लिए उपयुक्त पीएच मान, उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6, 4 से 6 पीएच मान होना चाहिए। कहीं कहीं पे आपको 4 से 6.5 भी हो सकता है, 4 से 6.5 पीएच मान होना चाहिए। इसका मतलब है कि धान की जो फसल है, धान की फसल को आप अम्लीय मृदा के अंदर भी इसकी खेती कर सकते हैं। कौन सी मृदा के अंदर? अम्लीय मृदा में भी इसकी खेती की जा सकती है। भाई इसकी जो खेती है वो कौन सी मृदा में की जा सकती है? अम्लीय मृदा में। कैसे? अम्लीय मृदा के अंदर कैसे कर सकते हैं कि जो आपका जो मृदा है उसका जो पीएच मान है अगर 7 से कम है, 7 से कम है, तब कौन सी मृदा होगी? आपकी अम्लीय मृदा होगी। अम्लीय मृदा कहलाएगी। अगर 7 से अधिक है तब कौन सी मृदा कहलाएगी? आपकी क्षारीय मृदा कहलाएगी, क्षारीय मृदा। और अगर 7 पर है तो कौन सी कहलाएगी? उदासीन मृदा। बेटा ये पीएच है, ये पीएच की विशेषता बताई मैंने आपको। अगर आपकी मृदा 7 से कम है, 7 पीएच से कम है, 7 मतलब 7 पीएच से कम है तो कौन सी मृदा कहलाएगी? अम्लीय मृदा कहलाएगी। अगर 7 पीएच से अधिक है तब कौन सी कहलाएगी? क्षारीय मृदा कहलाएगी। और 7 पीएच पर है, 7 पीएच के ऊपर है तब कौन सी मृदा कहलाएगी? उदासीन मृदा कहलाएगी। याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि जो भाई अम्लीय का मतलब लॉजिक लगा के चलो, जो अम्लीय आदमी है, नशेड़ी आदमी है, कि जो नशेड़ी आदमी है, जो नशा करता है, जैसे शराब का नशा है या कोई उसका दूसरा नशा है, गोली वगैरह खा रहा हो, टेबलेट वगैरह खा रहा हो, जो भी एक्स, तो वो जो आदमी है वो कितना उसकी आयु घटती है, क्योंकि जो नशा करता है उसकी शरीर के अंदर जो सिस्टम है वो खराब हो जाते हैं और उसकी उम्र कम हो जाती है। तो 7 का मतलब है 70 साल। लॉजिक लगा के चलो कि 70 साल, वो 70 साल से कम नहीं वो बंदा जीता है जो नशा करता है। तो नशा करता है इसका मतलब अम्लीय आदमी है। तो अम्लीय आदमी यानी 70 से कम यानी 7 से कम। और जो आदमी नशा नहीं करता है, वो आदमी नशा नहीं करता उसका मतलब क्षारीय है, तो वो आदमी 7 से अधिक, 70 साल से अधिक ही जीता है, 70 साल से ऊपर जीता है। 7 को 70 मान के चलना है अपने को, 70 से अधिक जीता है। और जो दोनों प्रकार के में अंदर है कि नशा कभी कभी बार कर भी लेता है और कभी कभी बार नहीं भी करता है, वो लगभग 70 साल के आसपास टपक जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है।
याद हो गया पीएच की कि 7 से कम है तो अम्लीय मृदा है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय मृदा है, और पीएच अगर 7 पे तो उदासीन मृदा है। और गेहूं की ये धान की फसल है वो कौन सी मृदा है आपकी, उसको टेम्परेचर पीएच मान चाहिए 4 से 6। इसका मतलब है कि अम्लीय मृदा के अंदर इसकी कल्टीवेशन आसानी से हो सकती है। अब बेटा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, बिल्कुल एजीटीएस एग्जाम के अंदर आए हुए, आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं कि इसका जो जीन है, धान के जीन को क्या कहते हैं, जीन को क्या कहते हैं, तो इसके जीन को कहते हैं डीजीयू जीन। क्या कहते हैं, डीजीयू जीन, डीजीयू जीन या डीजीयू जेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान के जीन को क्या कहते हैं, डीजीयू जेन, डीजीयू जेन कहते हैं। इसके बाद में आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं। इंस्टीट्यूट, जो भारत के अंदर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पूछते हैं, उनका नाम क्या है, कहां पे स्थित है और उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपकी फुल फॉर्म में बेटा बनती है IRRI का मतलब है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय। अब आपको नाम की स्पेलिंग में बता दिया, आप लिख लो। फुल फॉर्म इसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिंदी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल रिसर्च संस्थान। कहां पे है आपका, ये मनीला के अंदर है। मनीला कहां पे है, फिलीपींस में, फिलीपींस के अंदर है मनीला। ये आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मनीला यानी फिलीपींस में। दोनों नाम याद रखना है, मनीला फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि CRRI, इसका मतलब है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, इसकी हिंदी है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है, तो भारत में स्थित है, वो है उड़ीसा के अंदर। कहां पे, उड़ीसा कहां पे है, कटक के अंदर। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, कटक में है। कटक कहां पे है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर है, कटक के अंदर। क्या है, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, उड़ीसा। कटक मतलब सी से याद रखना आपको, कटक, ठीक है। तो बेटा जो ICR की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको इंडिया लेवल के क्वेश्चन में फोकस करना है। ये इंडिया लेवल के क्वेश्चन है तो इस पे आप विशेष ध्यान दें। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पे स्थित है, डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में, और हैदराबाद पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद में, और हैदराबाद पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, AP में, ठीक
ठीक है। और एपी के अंदर बड़ा मुर्गी, भारत के अंदर सबसे अधिक मुर्गी का जो पालन है वह कहां पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, हैदराबाद में, क्योंकि वहां पे जो जितने भी लोग हैं साउथ के वो सारे नॉनवेज खाते हैं, इसलिए ये भी आप एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन याद रखना। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन ही, कि धान के अंदर जो डीजीयू जीन है, डीजीयू जीन वो कहां पे, सॉरी जीन का क्या नाम है? तो वो है डीजीयू जीन। इसके बाद में ICIRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। उसके बाद में CRRI का मतलब है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? ये आपका कटक, उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद में डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये आपका हैदराबाद के अंदर है। और हैदराबाद कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। स्क्रीनशॉट ले ले। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं बड़ा इसका इंपॉर्टेंट मैं आपको, कि विश्व का जो 90% धान है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व का 90%, 90% जो धान है वो कहां पे पैदा होता है? आप एशिया महाद्वीप में उत्पादन, एशिया महाद्वीप के अंदर बेटा 90% जो आपके टोटल बात के विश्व में कितना होता है? 100% में से ओनली 90% जो धान का जो उत्पादन है वो ओनली एक एशिया महाद्वीप के अंदर होता है। बाकी महाद्वीप कितने बच गए? 6 महाद्वीप बच गए। और 6 महाद्वीप के अंदर ओनली फॉर कितना? 10%। 6 जो महाद्वीप उसमें 10% होता है बाकी के अंदर, और उसमें ओनली एशिया के अंदर कितना होता है? 90% होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसके बाद में जो अपनी क्लास है वो, अब ये तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन थी धान के बारे में, कि धान क्या चीज है, कहां पे इसकी खेती ज्यादा होती है, किस जगह इसका कल्टीवेशन होता है, कहां पे इसके जीन को क्या बोलते हैं, और जो इंस्टीट्यूट है उनको क्या क्या नाम है। ये आपके बिल्कुल एजिटिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपको धान के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन दूंगा कल, कि धान की खेती कैसे करते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे इसकी खेती की जाती है। ठीक है, कल के लिए धन्यवाद, थैंक्स।